डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला हमारा ये जो पोर्शन चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन की और जो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं उनको हम देखते हैं, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन नेम रिएक्शन में काफ़ी पूछा जाता है। ओपेनर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में अब क्रिया पूछी जाती है। ओपेनर ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हम कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल लें, उसका रिएक्शन एसीटोन के साथ में किया जाता है और इसमें जो कैटलिस्ट है या उत्प्रेरक है वो एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटर ऑक्साइड लेते हैं। तो इसमें जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, मैंने बताया हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन पर है, संगत कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो एसीटोन है उसका रिडक्शन हो जाता है, वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ओपेनर ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है, दो ऑर्गेनिक मॉइटीज़ की म्यूचुअल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के द्वारा हमारे लिए कीटोन, संगत कीटोन प्राप्त हो जाएंगे और दूसरा जो अभिकर्मक हमने लिया है एसीटोन, उसका अपचयन होकर के आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और कैटलिस्ट है एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटर ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से रिएक्शन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये ओपेनर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। इसमें हमने कोई सा ये सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। दूसरा कंपोनेंट मैंने बताया हमेशा एसीटोन है। एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटर ऑक्साइड है, ये हमेशा उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है और इसके द्वारा हमें कीटोन एक हमारे लिए जो प्राप्त हो जाएगा जो इसके संगत है और यहाँ पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमेशा एक प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो ये जो है रिएक्शन है इस प्रकार की और इसमें जो है ये इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। ये ओपेनर जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है क्योंकि इसमें सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन के द्वारा संगत कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया है सपोज करिए CH3 CHOH और यहाँ पर हमने ले लिया CH2 CH3 है, अर्थात हमने ये ले लिया है इसमें 2-ब्यूटेनॉल। तो 2-ब्यूटेनॉल के ओपेनर ऑक्सीडेशन के द्वारा हमारे लिए जो प्राप्त हो जाएगा वो ब्यूटानॉन प्राप्त होगा। एसीटोन हमें लेना पड़ेगा CH3 CO CH3 एसीटोन हमने लिया और एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटर ऑक्साइड लिया। शॉर्ट में मैंने लिख दिया एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटर ऑक्साइड लिया है। तो इसके द्वारा हमारे लिए जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो ब्यूटानॉन प्लस और जो एसीटोन है ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे लिए कीटोन प्राप्त होगा वो इसके संगत होगा, जो हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया उसके संगत हमारे लिए कीटोन प्राप्त हो जाएगा और जो है एक प्रोडक्ट हमेशा, तो प्रोडक्ट में हमेशा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फिक्स है, वन ऑफ द रिएक्टेंट में एसीटोन फिक्स है और यहाँ पर जो दूसरा प्रोडक्ट है वो इसके संगत होगा जो हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। नेक्स्ट जो अपक्रियाएँ हैं वो विहाइड्रोजनीकरण की अपक्रिया है या हाइड्रोजन के निष्कासन की अपक्रिया है। कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में नियरली 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 K पर गर्म करने पर इसका हाइड्रोजन है वो निष्कासित हो जाता है और हमें कीटोन प्राप्त होगा। तो अब ये वाली जो रिएक्शन है ये भी वास्तव में देखी जाए तो ऑक्सीडेशन की ही रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल में से निष्कासन वो भी ऑक्सीडेशन के अंतर्गत ही आता है। तो विहाइड्रोजनीकरण की जो रिएक्शन है ये भी एक्चुअली सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही है। तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी करते हैं। नाउ है ऑक्सीडेशन बाय सोडियम डाइक्रोमेट एंड कंसंट्रेट H2SO4।
सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लेंगे और सांद्र H2SO4 के द्वारा इसका जो मिश्रण है वो जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। और ये पोपोफ रूल के द्वारा ये रिएक्शन है, ये सेकेंडरी अल्कोहल्स की गवर्न होती हैं। इसमें पहले तो कीटोन बन जाएगा, लेकिन हमें पता है कि सोडियम डाइक्रोमेट एंड सांद्र H2SO4 का मिश्रण या पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सांद्र H2SO4 का मिश्रण वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अति प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण है इसका पहले स्टेप में ऑक्सीकरण होकर के हमारे लिए करस्पॉन्डिंग कीटोन प्राप्त हुआ, और लंबे समय तक अगर हम अति प्रबल इन ऑक्सीकारकों के साथ में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं या अपक्रिया कराते हैं तो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इस प्रकार से लोअर कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे लिए प्राप्त होते हैं। जैसे हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है तो इसके ऑक्सीडेशन से हमारे लिए पहले ब्यूटानोन प्राप्त होगा, और ब्यूटानोन का अगेन लंबे समय तक सोडियम डाइक्रोमेट सांद्र H2SO4 के द्वारा अपकृत कराने पर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसके द्वारा हमारे लिए 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। और इसमें जो है इस प्रकार से ये टूट करके एसिटिक अम्ल, ये वाला जो पार्ट है CH3COH ये एसिटिक अम्ल देगा और ये वाला पार्ट भी 2 कार्बन वाला एसिटिक अम्ल देगा। अब ये अनसिमेट्रिकल कीटोन हमारे लिए इसमें प्राप्त हो रहा है या असममित कीटोन हमारे लिए प्राप्त हो रहा है, तो ये किस प्रकार से इसका मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है और कौन कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें वरीयता से प्राप्त होंगे, इसका निर्धारण है ये पोपोफ के नियम के द्वारा होता है। तो ये अब हम देखें पोपोफ रूल क्या है। तो पोपोफ रूल ये कहता है कि अगर किसी असममित कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है तो जो कीटोन का CO भाग है वो उस एल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा जिसमें कम कार्बन परमाणु हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हमारे लिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल से ऑक्सीकरण के द्वारा है वो ब्यूटानोन प्राप्त हुआ, तो ब्यूटानोन भी कैसा है, असममित कीटोन है। असममित कीटोन हम किनको कहते हैं, जिनमें कीटोनिक ग्रुप से हैं जो जुड़े हुए एल्किल भाग हैं वो अलग अलग हैं। तो इसमें एक एल्किल भाग है वो मिथाइल है और दूसरा है इथाइल है, एक के पास में 1 कार्बन और दूसरे के पास में 2 कार्बन है, तो ये एक असममित कीटोन हो गया। तो इस असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर हमारे लिए क्या प्राप्त होगा, तो ये जो है रूल ये कहता है कि ये जो CO ग्रुप है वो उस एल्किल भाग के साथ में जुड़ करके अम्ल बनाएगा जिसमें कम संख्या में कार्बन परमाणु है। जैसे अब यहाँ पर है ये 2 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला जो CH3 ग्रुप है वो CO के साथ में जुड़ेगा तो ये CH3COH बन जाएगा और ये वाला जो भाग है ये ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल देगा। तो ये इस प्रकार से जो है पोपोफ रूल है। जैसे अब ये वाला हमने उदाहरण लिया है, इसमें भी ये भी एक असममित कीटोन का उदाहरण है। कीटोनिक ग्रुप से 2 एल्किल पार्ट जुड़े हुए हैं, एक एथिल भाग है और दूसरा एन प्रोपाइल भाग है। एक के पास में 2 कार्बन है और दूसरे के पास में 3 कार्बन है। तो इसका जो कीटोनिक भाग है, जो CO भाग है, वो उस एल्किल भाग के साथ में जाएगा जिसमें कम संख्या में कार्बन है, तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा और ये इस प्रकार से हमारे लिए 2 और 1 ये 3 कार्बन का, अर्थात हमें 2 मॉलिक्यूल प्रोपेनोइक एसिड के हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इस प्रकार का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने 2 पेंटानॉल लिया, 2 पेंटानॉल का ऑक्सीकरण हमने किया तो हमारे लिए 2 पेंटानॉन प्राप्त हो गया। अब 2 पेंटानॉन में जो कीटोनिक ग्रुप है उसके साथ में जुड़े हुए एक पार्ट तो है मैथिल और दूसरा पार्ट है एन प्रोपिल है, अर्थात एक के पास में 1 कार्बन है एल्किल भाग के पास में और दूसरे के पास में 3 कार्बन है। तो अब जो कीटोनिक ग्रुप है, जो CO ग्रुप है, वो CH3 समूह के साथ में वरीयता से जाएगा, तो यहाँ से मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा। अर्थात जो पोपोफ रूल है वो हमारे लिए कीटोनों के फर्दर ऑक्सीकरण पर किस प्रकार से कार्बन कार्बन बंध विदलन होगा उसके बारे में एक गाइडलाइन हमारे लिए देता है। तो अब यहाँ पर है, इसके द्वारा हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा
और इसके द्वारा हमारे लिए प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, वो प्राप्त होंगे, एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल है। तो पोपोफ रूल हमारे लिए ये बताता है कि यदि असम्मित कीटोनों का जो है फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के लोअर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, तो जो CO भाग है वो उस एल्किल भाग के साथ में अटैच होता है जिसमें कम संख्या में कार्बन होते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स। अभी तक हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीकरण में बहुत कम संवेदनशील होते हैं, अर्थात इनका ऑक्सीकरण बहुत मुश्किल से होता है। इनका ऑक्सीकरण बहुत मुश्किल से होता है। जैसे ये हमने एक टर्शरी अल्कोहल लिया है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो मॉलिक्यूल है वो ब्रेकडाउन होगा, और मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के द्वारा है वो हमारे लिए निम्नतर का जो है कीटोन और निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे। तो इसमें है ये ब्रेकडाउन होकर के मॉलिक्यूल है वो इस प्रकार से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे लिए एक एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा और इस भाग के ऑक्सीकरण के द्वारा एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जो दोनों प्रोडक्ट हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं वो निम्न कार्बन परमाणु के द्वारा है। हमारा जो टर्शरी अल्कोहल है इसके पास में 5 कार्बन एटम्स हैं और हमारे लिए जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं एसीटोन में 3 कार्बन है और एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन है। इस प्रकार से लोअर जो है कार्बन वाले हमारे लिए कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन या विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण अपक्रियाएँ कौन सी होती हैं? जिनमें कि हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा है। कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राइमरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल है विहाइड्रोजनीकरण पर हमारे लिए एसीटोन देते हैं। तो ये विहाइड्रोजनीकरण भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का निष्कासन होना या ऑक्सीजन का जुड़ जाना दोनों ही ऑक्सीकरण अपक्रियाएँ हैं। टर्शरी अल्कोहल हैं वो विहाइड्रोजनीकरण द्वारा विहाइड्रोजनीकरण अपक्रियाएँ नहीं दे करके, बल्कि समान परिस्थितियों में कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम किसी टर्शरी अल्कोहल को प्रवाहित करते हैं तो उसके द्वारा हमारे लिए एल्कीन प्राप्त होता है, अर्थात ये निर्जलीकरण अपक्रियाएँ देते हैं। इनमें वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। फिर से हम देख लें, प्राइमरी अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड जो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है वो देता है। सेकेंडरी अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर कीटोन अगेन जो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है वो देते हैं। और टर्शरी अल्कोहल जो है विहाइड्रोजनीकरण न दे करके निर्जलीकरण अपक्रियाएँ देते हैं, जिनके द्वारा हमें एल्कीन है वो हमें प्राप्त होती हैं। जैसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया तो हमें आइसोब्यूटीन प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये जो है अल्कोहल्स की प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स की जो रिएक्शंस हैं उनमें हमने ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हैं उनको हमने डिटेल में यहाँ पर देखा है। और अब जो निर्जलीकरण की अपक्रियाओं की बात हो रही थी उसमें हम देखेंगे कि निर्जलीकरण की जो अपक्रियाएं हैं वो वास्तव में किस प्रकार से होती हैं। अभी तो हमने देखा था कि हीटेड कॉपर की उपस्थिति में जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो विहाइड्रोजनीकरण नहीं देते हैं, बल्कि विहाइड्रेशन या निर्जलीकरण की अपक्रिया देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल ये किस प्रकार से निर्जलीकरण की अपक्रियाएँ देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल एवं सेकेंडरी अल्कोहल के निर्जलीकरण में हम लोगों ने जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो जो है सांद्र H2SO4 हीटेड अवस्था में या एल्यूमिना Al2O3 ये भी निर्जली कारक के रूप में काम में आता है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं या निर्जली कारक होते हैं। और डिहाइड्रेशन की ये रिएक्शन है, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो कहलाती हैं, जिनको बीटा विलोपन अपक्रियाएँ कहते हैं। और इसमें जो है बीटा विलोपन अपक्रियाएँ क्यों कहते हैं? क्योंकि OH ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से यहाँ पर निकलता है और बीटा का जो हाइड्रोजन है वो निष्कासित होता है। तो सांद्र H2SO4 के साथ में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्राइमरी अल्कोहल हैं उनके निर्जलीकरण के द्वारा है वो हमें
समान कार्बन वाली एल्कीन प्राप्त हो रही हैं। जैसे एथेनॉल हमने लिया था, सांद्र H2SO4 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो ईथीन है। ईथीन में जो कार्बन की संख्या है वो उतनी ही है जितनी कि एथेनॉल में थी। इस प्रकार से यहाँ पर निर्जलीकरण के द्वारा है समान कार्बन वाली हमें एल्कीन प्राप्त होती है। ये रिएक्शंस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, एक तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। स्ट्रॉन्ग जो है हमें अभिकर्मक काम में लेने पड़ते हैं, जैसे सांद्र H2SO4 उच्च ताप पर या Al2O3 हीटेड अवस्था में हमें लेना पड़ता है, और प्राइमरी अल्कोहल हमारे लिए संगत एल्कीन है, ये इसमें प्रोडक्ट के रूप में देते हैं।